नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, नेपाल के जिस नए प्रधानमंत्री बालेन शाह ने सत्ता में आते ही दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका के टॉप ऑफिशियल्स को धक्के मार करके बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जिसने खुलेआम भारत को आंखें दिखाने की कोशिश की थी और अपनी छाती ठोक करके कहा था कि वो अब किसी विदेशी ताकत के आगे नहीं झुकेगा। लेकिन दोस्तों, सिर्फ 100 दिन, जी हां, सिर्फ 100 दिनों के अंदर ही उसी नेता का सारा अहंकार ताश के पत्तों की तरह ढह गया है। आज वही प्रधानमंत्री बंद कमरों में भारतीय राजदूत के सामने कूटनीतिक गुहार लगा रहा है। जिस काला पानी और लिपुलेख के विवादित नक्शे को दिखाकर के नेपाल ने भारत विरोधी प्रोपेगेंडा की आग भड़काई थी, आज उसी नक्शे को नेपाल ने अपने 1 रुपए के सिक्के से रातों रात मिटा दिया है। आखिर दोस्तों, बंद कमरों में भारत और बालेन शाह के बीच में ऐसी कौन सी खुफिया डील हुई है जिसने इस एंटी इंडिया मूवमेंट की हवा निकाल दी है? चाय, स्टील, बिजली और बॉर्डर, भारत के ये 4 बेहद खामोश फैसले कैसे नेपाल की पूरी इकोनॉमी की रीढ़ तोड़ने में कामयाब हो गए? क्या भारत की इस इकोनॉमिक सर्जिकल स्ट्राइक ने 100 दिनों के अंदर ही बालेन शाह का सारा घमंड चकनाचूर कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल, जिस जैन जी ने बालेन शाह को भगवान बनाकर के नेपाल की कुर्सी पर बैठाया था, वही युवा आज सड़कों पर उनका कॉलर पकड़ने के लिए क्यों उतारू हो चुके हैं? क्या नेपाल में कोई बहुत बड़ा तख्ता पलट फिर से होने वाला है? दोस्तों, आज हम भारत की कूटनीति के उस छिपे हुए मास स्ट्रोक को डिकोड करेंगे जिसने बिना एक भी गोली चलाए नेपाल के पूरे सिस्टम को घुटनों पर ला दिया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर प्रतीकों का बड़ा महत्व होता है। मई 2020 के अंदर केपी शर्मा ओली की तत्कालीन नेपाली सरकार ने एक बहुत बड़ी रणनीतिक मिस्टेक की थी। उन्होंने भारत के अभिन्न हिस्से कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल के आधिकारिक राजनीतिक मानचित्र के अंदर प्रदर्शित कर दिया था। यह कदम पूरी तरह से भारत विरोधी भावनाओं को भुनाने और चाइना के अंदर बैठे अपने आकाओं को खुश करने के लिए उठाया गया था। लेकिन दोस्तों, अब बालेन शाह की सरकार ने मंत्री परिषद के माध्यम से नेपाल राष्ट्र बैंक को नए डिजाइन वाले 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के ढालने की मंजूरी दे दी है। इस नए फैसले के तहत बालेन शाह पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए हैं। 1 रुपए के सिक्के से उस विवादित मानचित्र को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इस विवादित नक्शे की जगह अब मुस्तांग जिले के मरांग गांव में मौजूद प्राचीन लोग्याकर मठ की तस्वीर छापी जाएगी। नेपाल राष्ट्र बैंक सफाई दे रहा है कि ये फैसला केवल सिक्के का वजन 4 ग्राम से घटाकर के 3.2 ग्राम करने और धातु बदलने के लिए किया गया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। दोस्तों, इस फैसले से नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियां भड़क गई हैं। वो इसे सरकार का राष्ट्र विरोधी फैसला करार देते हुए कह रही हैं कि ये नेपाल की क्षेत्रीय अखंडता के ऊपर सीधा आघात है। दोस्तों, ये यू टर्न स्पष्ट दिखाता है कि बालेन शाह अब समझ चुके हैं कि कूटनीतिक यथार्थ केवल खोखले राष्ट्रवाद के नारों से नहीं चलता है। भारत ने बिना कोई शोर मचाए, बिना कोई पब्लिक स्टेटमेंट दिए नेपाल को उसकी भौगोलिक और कूटनीतिक हैसियत का आईना दिखा दिया है। दोस्तों, सत्ता में आने से पहले और शुरुआती दौर के अंदर बालेन शाह ने खुद को एक कट्टर, समझौता ना करने वाला और सिस्टम को चुनौती देने वाला नेता बताया था और वैसा ही प्रदर्शन किया था। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने पुरानी कूटनीतिक परंपराओं को तोड़ते हुए एक अघोषित नियम बना दिया कि वो विदेशी राजदूतों या फिर जूनियर अधिकारियों के साथ में 1-on-1 मीटिंग्स नहीं करेंगे। उन्होंने ये छवि बनाने की कोशिश की कि वो केवल राष्ट्राध्यक्षों के स्तर पर ही बातचीत करेंगे। इसी अहंकार में उन्होंने नेपाल दौरे पर आए अमेरिकी अधिकारियों से मिलने से साफ इनकार कर दिया था। भारत में अमेरिकी राजदूत और विशेष दूत सर्जियो गोर, अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट समीर पाल कपूर और अंडर सेक्रेटरी सारा बी रोजर्स को नेपाल दौरे पर प्रधानमंत्री से मिले बिना ही वापस लौटना पड़ा था। नेपाल सरकार ने बहाना बनाया कि प्रधानमंत्री घरेलू कार्यों के अंदर बिजी हैं, लेकिन दोस्तों, ये कूटनीतिक अकड़ ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। जुलाई की शुरुआत में उन्होंने अपना ही नियम तोड़ते हुए एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट मासातो कांडा से मुलाकात की और अब उनका विदेश मंत्रालय बालेन शाह की भारत और चाइना के राजदूतों के साथ में अलग अलग मीटिंग्स की रूपरेखा बना रहा है।
कल तक अमेरिका जैसी ग्लोबल पावर को ठेंगा दिखाने वाले बालन शाह आज भारतीय राजदूत के साथ में कूटनीतिक चैनल खोलने को क्यों बेताब हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब छिपा है मोदी सरकार और भारत की रणनीतिक संस्थाओं के उन 4 बड़े आर्थिक प्रहारों के अंदर, जिसने नेपाल को यह समझा दिया कि भारत से दुश्मनी मोल लेकर के उनका सर्वांगीण विकास तो दूर, उनका अस्तित्व भी सुरक्षित नहीं है। भारत का पहला जो प्रहार था वो था स्टील और आयरन एक्सपोर्ट के ऊपर। दोस्तों, नेपाल की इकोनॉमी इस समय एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रही है, जिसका सीधा संबंध भारत के व्यापारिक फैसलों से है। नेपाल से भारत को होने वाले आयरन और स्टील के निर्यात के अंदर अचानक से भारी गिरावट आई है। इसके पीछे भारत सरकार का एक बेहद सधा हुआ नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमी का विजन है। दरअसल दोस्तों, भारतीय एजेंसियों को ये स्पष्ट हो गया था कि नेपाल और वियतनाम के रास्ते चाइना अपना सस्ता और घटिया क्वालिटी का स्टील भारतीय बाजारों में डंप कर रहा है। ड्रैगन की इस चाल को नाकाम करने के लिए भारत सरकार ने तुरंत सेफगार्ड ड्यूटी लगा दी और BIS प्रमाण पत्र यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो की सर्टिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि पिछले साल भारत को 16 अरब रुपए का आयरन और स्टील निर्यात किया गया था। इस साल ये निर्यात 69% गिर करके 4.5 अरब नेपाली रुपयों पर रह गया है। दोस्तों, नेपाल के निर्यातक दहशत में हैं, फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर हैं और हजारों मजदूरों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। नेपाल के उद्योगपतियों ने बालेन शाह सरकार से त्राहिमाम करते हुए गुहार लगाई है कि वो तुरंत अपना अहंकार छोड़ करके भारत सरकार से बातचीत करें। इसी घरेलू व्यापारिक दबाव ने बालेन शाह को भारत विरोधी चश्मा उतारने पर मजबूर कर दिया है। अब दोस्तों, जो दूसरा प्रहार था वो था पावर ग्रिड और चाइनीज इन्वेस्टमेंट की घेराबंदी को लेकर के। नेपाल अपनी नदियों के जल विद्युत यानी कि हाइड्रो पावर को अपनी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार मानता है। मॉनसून के दौरान नेपाल के अंदर सरप्लस बिजली पैदा होती है और इसका एकमात्र बड़ा और भरोसेमंद साथ ही लॉजिकल बाजार केवल भारत है। दोस्तों, बालेन शाह की सरकार ने अपनी अति महत्वाकांक्षा और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जाल में फंस करके कई ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के अंदर चाइनीज इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया, लेकिन यहीं भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्ता और ऊर्जा सुरक्षा का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल किया है। भारत सरकार ने एक बेहद कड़ा और स्पष्ट नियम लागू कर दिया कि वो नेपाल के उन पन बिजली संयंत्रों से 1 यूनिट बिजली भी नहीं खरीदेगा जिनके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्टली चाइनीज कंपनियों का इन्वेस्टमेंट है या जिनका निर्माण ही चाइना ने किया है। दोस्तों, भारत का ये क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड रूल नेपाल के लिए किसी झटके से कम नहीं था। इस एक फैसले ने नेपाल के बिजली निर्यात के सपने को चकनाचूर कर दिया। नेपाल ने जिन चाइनीज प्रोजेक्ट्स के ऊपर भारी कर्ज लिया था वो अब सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। ग्रिड कनेक्टिविटी ना मिलने के कारण नेपाल की बिजली बर्बाद हो रही है। पावर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टर्स के अंदर हाहाकार मचा हुआ है और इस आर्थिक संकट का पूरा बोझ आखिरकार टैक्स के रूप में नेपाल की आम जनता पर पड़ रहा है। भारत की ये रणनीति साफ जताती है कि साउथ एशिया में कोई भी देश चाइना को बुला करके भारत के बाजार का मुफ्त में फायदा नहीं उठा सकता है। और दोस्तों, तीसरा जो बड़ा प्रहार भारत ने किया है वो चाय बागान और एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर किया है। दोस्तों, आयरन और बिजली के बाद में नेपाल और भारत के बीच में पनपे चाय विवाद ने नेपाल के एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को भारी नुकसान पहुंचाया है। नेपाल के पूर्वी पहाड़ी जिलों जैसे कि इलाम, झापा की इकोनॉमीज पूरी तरह से चाय बागानों के ऊपर डिपेंडेंट हैं और इसका सबसे बड़ा खरीदार केवल भारत है। लेकिन दोस्तों, बालेन शाह की घमंडी सरकार की ढुलमुल नीतियों और गुणवत्ता कंट्रोल के अंदर लापरवाही के कारण भारत ने नेपाल से आने वाली चाय के ऊपर सख्त सर्टिफिकेशन और कस्टम ड्यूटीज लगा दी हैं। भारतीय टी बोर्ड का स्पष्ट मानना था कि नेपाल के सस्ते घटिया दर्जे की चाय भारत के अंदर डंप की जा रही है, जो भारत की दार्जिलिंग और असम की टी के उत्पादकों को भारी नुकसान पहुंचा रही है। दोस्तों, रिजल्ट ये हुआ कि बॉर्डर पर नेपाली चाय से भरे ट्रक हफ्तों तक खड़े रहने लगे, चाय पत्ती खराब हो गई और किसानों को करोड़ों का नुकसान हुआ। जो युवा और किसान कल तक बालेन शाह के समर्थक हुआ करते थे, आज वो अपनी बर्बादी के लिए सरकार की कूटनीतिक विफलता को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब दोस्तों, जो भारत ने चौथा प्रहार किया है वो कस्टम टैक्स और टूरिज्म को लेकर के किया है। बालेन शाह प्रशासन ने अपनी आय बढ़ाने और छद्म राष्ट्रवाद को दिखावा दिखाने के लिए एक और आत्मघाती कदम उठाया।
उन्होंने सीमा पार व्यापार पर अनावश्यक रूप से कस्टम ड्यूटी थोप दी और भारतीय वाहनों की नेपाल में एंट्री पर लगने वाले दैनिक टैक्स यानी कि भंसार शुल्क के अंदर भारी बढ़ोतरी कर दी। नेपाल की इकोनॉमी की एक बहुत बड़ी जीवन रेखा टूरिज्म है और इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी भारतीय पर्यटकों की होती है। भारतीय वाहनों को नेपाल के अंदर कई तरह के अनावश्यक पुलिस चेकिंग और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इस फैसले से नाराज होकर के भारतीय पर्यटकों ने नेपाल का रुख करना काफी कम कर दिया। काठमांडू, पोखरा और लुम्बिनी के होटल्स खाली हो गए। टैक्सी ड्राइवर्स, रेस्टोरेंट मालिक और छोटे व्यापारी जिनकी रोजी रोटी भारतीय पर्यटकों से चलती थी, वो भुखमरी की कगार पर आ गए। इसके साथ ही दोस्तों, कस्टम ड्यूटी बढ़ने से नेपाल के बाजारों में भारत से आने वाले आवश्यक सामानों, राशन और दवाओं की कीमतें जो है वो काफी बढ़ गई। आम जनता इस कमर तोड़ महंगाई से त्रस्त हो गई। दोस्तों, सबसे संवेदनशील मामला सीमा सुरक्षा से जुड़ा रहा। खुद को अति राष्ट्रवादी साबित करने की होड़ में नेपाल के कुछ स्थानीय नेताओं और प्रशासन की शय पर सीमावर्ती इलाकों के अंदर एक बेहद उकसाने वाली हरकत की गई। भारत नेपाल सीमा पर विशेष करके बिहार और उत्तर प्रदेश से सटे इलाकों के अंदर रातों रात सीमांकन करने वाले पिलर्स रहस्यमय तरीके से गायब कर दिए गए। इसका मकसद सीमा पर विवाद क्रिएट करके नेपाली जनता की भावनाओं को भड़काना था। लेकिन दोस्तों, इस बार भारत चुप नहीं बैठा। भारत के सीमा सुरक्षा बल यानी कि एसएसबी ने बेहद सख्त कदम उठाया। नेपाल बॉर्डर के ऊपर पेट्रोलिंग कई गुना कड़ी कर दी गई और आवाजाही पर माइक्रोस्कोपिक निगरानी शुरू कर दी गई। दोस्तों, इस कड़ाई का सबसे बड़ा खामियाजा उन आम नेपालियों को उठाना पड़ा जो काम करने, इलाज करवाने या खरीदारी करने के लिए रोज भारत आते जाते हैं। बॉर्डर पर लगने वाली लंबी लाइनों और सख्त पूछताछ से नेपाल की सीमावर्ती जनता बुरी तरह से तंग आ गई और उनका गुस्सा भारत पर नहीं बल्कि अपनी ही सरकार की अदूरदर्शी नीतियों के ऊपर पड़ा। बालेन शाह के पतन की कहानी सिर्फ विदेश नीति या फिर आर्थिक मोर्चे तक सीमित नहीं है। मार्च 2026 के अंदर प्रधानमंत्री पद संभालने वाले बालेन शाह को एक आउटसाइडर, एक इंजीनियर और एक रैपर के रूप में देखा गया था। नेपाल की जिस जैन जी ने भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और पारंपरिक राजनीतिक दलों से तंग आकर के 2025 के ऐतिहासिक विद्रोह के अंदर बालेन शाह को सत्ता के शिखर पर बैठाया था, उन्हें उम्मीद थी कि ये युवा नेता एक पारदर्शी और संवेदनशील शासन देंगे। लेकिन दोस्तों, केवल 100 डेज के भीतर ही बालेन शाह का तानाशाही रवैया सामने आ गया। काठमांडू के मेयर रहते हुए बालेन शाह ने काठमांडू की नदियों के किनारे बसी अनधिकृत बस्तियों पर बुलडोजर चलाने की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद में बजाय इसके कि वो इन गरीब लोगों के पुनर्वास की कोई मानवीय नीति बनाते, उन्होंने अप्रैल 2026 से इस अभियान को क्रूरता के साथ में नेशनल लेवल पर लागू कर दिया। इस अभियान के कारण हजारों परिवारों को जबरन बेदखल होना पड़ गया। लोग रातों रात बेघर हो गए। लोगों को ये महसूस हुआ कि बालेन शाह का सिस्टम क्लीनअप केवल गरीबों और मजदूरों को कुचलने का एक और नाम है। कैबिनेट के भीतर लगातार मची उथल पुथल ने ये साबित कर दिया कि एक अच्छा प्रशासक बनने के लिए केवल लोकप्रिय होना काफी नहीं है। आज वही युवा और प्रदर्शनकारी काठमांडू की सड़कों पर वापस आ गए हैं और सीधे प्रधानमंत्री के इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं। दोस्तों, इन तमाम विवादों, आर्थिक संकटों और विरोध प्रदर्शनों के बीच में एक भावना ने यह साबित कर दिया कि नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय वजूद और आर्थिक जीवन रेखा पूरी तरह से भारत के कंट्रोल में है। हाल ही के अंदर द्विपक्षीय व्यापार और पारगमन समझौते के तहत भारत के कोलकाता पोर्ट से पहली मालगाड़ी 40 कंटेनर सरसों लेकर के सीधे नेपाल के पूर्वी सीमावर्ती शहर विराटनगर के बूढ़ानगर स्थित इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर पहुंची है। इससे पहले केवल नेपाल का वीरगंज ही ऐसा सीमा पॉइंट था जहां तीसरे देश से आयातित सामान रेल कार्गो से पहुंचता था। दोस्तों, सुरक्षित परिवहन के लिए कंटेनरों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कार्गो चेकिंग सिस्टम लगाया गया है। दोस्तों, नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। उसका 65% से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड केवल भारत के साथ ही होता है। भारत नेपाल को तीसरे देशों के साथ में व्यापार करने के लिए अपने कोलकाता, हल्दिया और विशाखापट्टनम पोर्ट्स के इस्तेमाल की पूरी छूट देता है। इसके अलावा भारत और नेपाल के बीच में 1950 की शांति और मित्रता संधि के तहत खुली सीमा है। लाखों नेपाली नागरिक भारत में काम करते हैं और हर साल अरबों डॉलर का रेमिटेंस नेपाल में भेजते हैं, जो नेपाल की जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है।
भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट और रिटायरमेंट पेंशन नेपाल के पहाड़ी इलाकों की इकोनॉमी चलाती है। मोतिहारी से लेकर के अमलेखगंज तक बनी दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन हो या भारत द्वारा निर्मित जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लाइन लिंक, भारत के इन विशाल सपोर्ट सिस्टम को रातों रात चाइना या किसी तीसरे देश से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। अब दोस्तों सवाल ये है कि भारत की इस खामोश कूटनीतिक जीत को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दें। नमस्कार।